बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथायते नमः। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। कक्षा में स्वागत है। चलते हैं विषय के ऊपर। पूर्व कक्षा में हम लोग मारक विचार के ऊपर एवं दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा के समय में किस समय में व्यक्ति का मृत्यु होता है, आयु विचार करने के बाद ही हम लोग जब आयु का निर्धारण करते हैं, आयु विचार के अनंतर ही हम लोग क्या करते हैं ना, मारक दशा कौन सा है जन्म कुंडली में उसको पहले चयन करते हैं। यदि अल्पायु के समय में इसके दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चल रहा हो, तभी हम लोग अल्पायु के समय में, जिस समय में मारकेश के दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चल रहा हो, उसी समय में कहते हैं मृत्यु होगी या मृत्यु तुल्य कष्ट होगी। उसका प्राक सूचना व पूर्व सूचना हम लोग देते हैं। उसी तरह यदि मध्यमायु अथवा दीर्घायु का योगों के अनुसार, मतलब कहने से अर्थ है जो अंशायु इत्यादि साधन के द्वारा हम लोग आयु साधन करते हैं, उससे हम लोगों को एक जानकारी प्राप्त होता है कितने वर्ष की आयु है इस व्यक्ति का। जितने वर्ष की आयु होगा, यदि मध्यमायु के समय में जैसे हम लोग 40 वर्ष तक मध्यमायु ले रहे थे, किसी किसी ग्रंथ में तो 32 वर्ष लिया गया है, 32 वर्ष तक अल्पायु लिया गया है, 32 वर्ष के बाद मध्यमायु चालू हो जाता है। तो 12 वर्ष तक लेते हैं वो बालारिष्ट, और जैसे जातक पर्यात ग्रंथ में 12 वर्ष तक बालारिष्ट ले जाएंगे, चतुर्वर्ष तक मातृकृत अरिष्ट एवं पितृकृत अरिष्ट आगे की 4 वर्ष, मतलब 8 वर्ष। 8 वर्ष के बाद जो ग्रह योग जनित योगजा अरिष्ट है वो और 4 वर्ष, 4 4 4 मतलब 4 तिया 12, 12 वर्ष तक बालारिष्ट योग का विचार करते हैं। उसके बाद तुरंत 12 वर्ष से लेके 32 वर्ष तक क्या कहते हैं ना, अल्पायु के योग। लगभग हम लोग जानते हैं 32 वर्ष की आयु जो है एक घाटी रहता है, मतलब एक संधि काल रहता है किसी भी व्यक्ति का। जैसे 22 32 पुरुषों के लिए, पुरुष मतलब जो पुरुष जातक है, पुंग जन्म जिसका है, उनके लिए जो सम संख्या है जैसे 52 22 32 40 42 इस प्रकार की वर्ष में एक घातक वर्ष रहता है। इसीलिए उस घातक वर्ष में व 32 वर्ष में हम लोग शुभ कार्य नहीं करवाते हैं। विवाह 32 वर्ष में नहीं करना चाहिए। बा कभी कभार क्या कहते हैं ना, गृहारंभ गृह प्रवेश भी 32 वर्ष में हम लोगों को नहीं करना चाहिए। 42 वर्ष 40 वर्ष ये सब हमारे लिए क्या होता है, बड़ा सा नुकसान वाला समय होता है। तो 32 वर्ष के बाद जाके उसका मध्यमायु का योग प्रारंभ हो जाता है, और मध्यमायु के योग लगभग 64 तक चलाते हैं, मतलब 32 को दोगुना कर लेते हैं, 64 64 वर्ष तक क्या कहते हैं ना, पूरा मध्यमायु का योग है। उसके बाद 64 से 100 वर्ष तक दीर्घायु का योग है। तो आयु साधन करते वक्त अंशायु, पिंडायु, निसर्गायु, जीवशर्मायु आयु का साधन करने की प्रक्रिया से वो एक निर्धारण कर लेते हैं ये व्यक्ति कितने वर्ष की आयु के हैं। लेकिन हम लोग गाणितिक विधि से आयु साधन नहीं करेंगे, केवल जो ग्रह योग बताते हैं, जैसे जातक पर्यात में आपका जातक अलंकार ग्रंथ में मध्यमायु के योग के लक्षण, दीर्घायु के योग के लक्षण, अल्पायु के योग के लक्षण सब बताया गया है। एवं एक जैमिनी सूत्र ग्रंथ है जो कटपयादि सूत्र के आधारित वह ग्रंथ है। उस ग्रंथ के आधार पे भी हम लोग आयु निकालेंगे, मध्यमायु का योग है या अल्पायु का या दीर्घायु का। जितना सरल विधि से हम लोग आयु का निर्धारण कर सकते हैं उतना करेंगे। लेकिन आयु निर्धारण कर लेने से ही पूरा आप फलादेश करेंगे इतने वर्ष ये जीवित रहेगा, ऐसा भी कभी घटित नहीं होता है। आप लोगों को आयु के निर्धारण के साथ साथ मारक समय मतलब मृत्यु काल
जन्म कुंडली के ग्रह योगों से मृत्यु काल का निर्णय भी हम लोगों को करना चाहिए। और जैसे वालारिष्ट जो कक्षा है उसमें भी हम लोग पढ़े हैं क्या ना, यदि जो वृक्ष संधि नक्षत्र संधि में किसी शिशु का जन्म है, गंडांत संधि में, गंडांत में तिथि गंडांत लग्न गंडांत व नक्षत्र गंडांत में किसी का जन्म हुआ है, अथवा प्राग अर्ध चक्रस्य प्राग अर्ध में शुभ ग्रह पूर्वार्ध में पाप ग्रह रहने के कारण भी पूर्वापर के हिसाब से भी अरिष्ट विचार वहां के किया गया है। कई सारे लक्षण है अरिष्ट विचार के, और अरिष्ट योग में सद्य अरिष्ट होता है, सद्य मृत्यु होता है, उसको भी हम लोगों को चिंतन करना चाहिए। कहने से यह अर्थ है, जब हम लोग जन्म कुंडली फलादेश करने के प्रारंभ करेंगे, पहले हम लोगों को क्या आयु का निर्धारण करना चाहिए, क्योंकि पूर्व कक्षा में भी मैं कहा था, अपास्य मरणम जीवम प्रपश्यन्ति शुभाशुभम मरिष्यति यदा दैवात को भुंक्ते तत्शुभाशुभम। इसीलिए वहां भी कहा गया है, चतुर्वंश विंशति वर्षाणी यावत गच्छति जन्मतः तावत रिष्टम च निश्चित्य आयुर्दायम न चिंतयेत। क्या है कि प्राचीन सिद्धांत जो है, हम लोग यदि किसी छात्रों का अध्ययन करेंगे, जो छात्र जीवन रहता है वो 24 वर्ष तक रहता है, वह 25 वर्ष तक रहता है। 25 वर्ष के बाद प्राचीन शास्त्र के व धर्मशास्त्र के नियम के अनुसार वो विवाह को संपादन करता है 25 वर्ष के बाद। तो उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम में चला जाता है, मतलब 25 वर्ष तक उसका ब्रह्मचर्य आश्रम चलता रहता है। तो ब्रह्मचर्य अवस्था में जितना बौद्धिक विकास 20 वर्ष से लेके 25 वर्ष तक एक छात्र का होता है, उतना 1 से लेके 20 वर्ष के अंदर नहीं होता है। मतलब बौद्धिक क्षमता, समझने की जो क्षमता है, कुछ विषय हम लोग क्या करते हैं ना, जब बचपन में छात्र जीवन में बचपन में हम लोगों को दे देते हैं कुछ श्लोक रट लो, विद्युतम च नृपत्तम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। उसका अर्थ हम लोगों को सटीक भाव से समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ आ रहा होगा, कुछ नहीं आ रहा होगा। कुछ ध्यान मंत्र हम लोगों को पिताजी माताजी व दादाजी कुछ याद करवा देते हैं, हम लोग याद कर लेते हैं। तो उस समय में हमारा दक्षता क्या रहती है, केवल याद करने की, मतलब वो स्मृति तंतु जो है वो तीव्र रहता है, लेकिन वो तीव्रता समझने की जो तंतु है, जो बौद्धिक क्षमता की तंतु जो एक्टिव होता है, वो 20 वर्ष से लेके 25 वर्ष के अंदर। उस 20 से लेके 25 वर्ष तक हम लोग क्या करते हैं ना, सारे जो याद किया गया विषय है, जितने हम लोग श्लोक याद किए हैं, उसके अर्थ को तुरंत क्या करते हैं, हम लोग लगा देते हैं। अर्थ लगाने की जो क्षमता है एवं अर्थ को समझने की और समझाने की जो क्षमता है, वो 20 से लेके 25 वर्ष आयु के अंदर हो जाता है। उसके बाद विवाह व गृहस्थ आश्रम में हम लोग चले जाते हैं, और गृहस्थाश्रम के बाद मतलब 25 से लेके 50 वर्ष के बाद जो उसको मनन करने की क्षमता है ना, हम लोग जो समझे हैं उसको चिंतन एवं कार्य में तीव्रता लाने की जो क्षमता है, वो 50 वर्ष में भी व्यक्ति का होता है। इसीलिए लगभग आप लोग देखे होंगे 50 वर्ष के आयु के समय में जो प्रोफेसर व जो विद्वान होते हैं, अधिक से अधिक बोलने लगते हैं, प्रवचन देने लगते हैं। मतलब उसके बाद धीरे धीरे हमारा बोलने की तरीका अधिक हो जाता है, एक्सपीरियंस, हमारी अनुभव क्या होता है उसमें काम देता है। तो ये एक आयु का प्रक्रिया है। उस आयु के अनुसार हमारा क्या जीवन की एक शुभत्व अशुभत्व भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, संपूर्ण जीवन धारा जुड़ी हुई है। तो उस क्षेत्र को हम लोगों को जन्म कुंडली के फलादेश के साथ भी जोड़ना है। कल की जो प्रसंग था उसमें हम लोग क्या ना, मार्केश की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरशा का चिंतन कर रहे थे। उसमें लघु पाराशरी का वचन हम लोग समझ रहे थे, और लघु पाराशरी के वचन में 3 श्लोक लगभग हमारा हो गया था। अष्टमम ह्यायुषः स्थानम
अष्टमात् अष्टमं तयोरपि व्ययस्थानं मारकस्थानम् उच्यते। तत्रापि आद्य व्ययस्थानात् द्वितीयं बलवत्तरम् तदीशितुस्तत्र गताः पापिनस्तेन संयुताः तेषां दशा विपाकेषु संभवे निधनं नृणाम् तेषाम असंभवे साक्षात व्ययाधीश दशाश्वपी। यहां तक हम लोग समझ लिए थे। पहले क्या हुआ ना, अष्टम से अष्टम स्थान जो होता है वो मृत्यु से मृत्यु स्थान होता है। तयोरपि व्ययस्थानम, उससे उसका व्ययस्थान मतलब अष्टम भाव का व्ययस्थान जो है वो सप्तम भाव है, और अष्टम का अष्टम जो है वो तृतीय भाव है। तृतीय भाव एवं अष्टम भाव का व्ययस्थान मतलब अष्टम का व्यय सप्तम, तृतीय का व्यय द्वितीय, ये दोनों द्वितीय भाव सप्तम भाव को हम लोग मारक स्थान कहते हैं। उसी के अनुरूप हमारे पास चार भाव प्राप्त हुआ, द्वितीय तृतीय सप्तम अष्टम। ये चार भाव एवं भावों की अधिपति के द्वारा हम लोग एक मारकेश की चिंतन व मृत्यु की चिंतन करते हैं। उसमें कहते हैं तत्रापि आद्य व्ययस्थानात्, जो आद्य व्ययस्थान है, आद्य व्ययस्थान मतलब सप्तम भाव जो मारक स्थान है, उससे अधिक बलवत्तर होता है कौन सा स्थान ना, द्वितीय भाव। द्वितीयम बलवत्तरम, अधिक से अधिक मारकेश का प्रभाव किसका होता है ना, सप्तमेश की अपेक्षा द्वितीयेश जो है वो प्रबल मारकेश होता है। तदीशीतु तत्र गताः, उसके अधिपति मतलब द्वितीयाधिपति यदि द्वितीय में हो एवं सप्तमाधिपति यदि सप्तम में हो, तो उसके दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में क्या होता है ना, व्यक्ति मृत्यु प्राप्त करता है। पापिनस्तेन संयुताः, पहले कहते हैं तदीशीतु तत्र गताः पापिनः तेन संयुताः। पापग्रह उसके साथ यदि जुड़े हुए हैं तभी उसके दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में भी क्या होता है, मृत्यु होता है। इसीलिए श्लोक में लिखे हैं तेषाम दशा विपाकेषु। दशा विपाकेषु का अर्थ है दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा के समय में मृत्यु होगा व मारक होगा व मारक जैसा प्रभाव प्राप्त होगा। संभवे निधनम नृणाम, यहाँ तो डायरेक्ट कह रहे हैं निधनम नृणाम, नृणाम मनुष्याणाम, मनुष्याणाम मतलब मनुष्यों का क्या होगा ना, निधन होगा मतलब मृत्यु होगा उसके दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा के समय में। ये परिष्कार यहाँ कह रहे हैं। फिर से कहते हैं तेषाम असंभवे, यदि उसका असंभव हो मतलब द्वितीय भाव में नहीं है, सप्तमे सप्तम भाव में नहीं है, और द्वितीय के दशा अंतरदशा में भी मृत्यु नहीं हुआ, द्वितीय कहीं बैठा है उसके दशा अंतरदशा में भी मृत्यु नहीं हुआ, सप्तमेश की दशा अंतरदशा में भी मृत्यु नहीं हुआ, एवं द्वितीय भाव में जो बैठा है उसके दशा अंतरदशा में भी व्यक्ति का मृत्यु नहीं होगा, मतलब उसके समय में अल्पायु का योग व मध्यमायु के योग घटित नहीं हो रहे हैं। उसके बाद हम लोगों को द्वितीय सप्तमेश के बाद हम लोगों को क्या देखना है, तेषाम असंभवे साक्षात व्ययाधीश दशासु अपि, दशासु दशाओं में, किसके दशा ना, व्ययाधीश व्यय भाव के अधिपति के दशा में भी हम लोगों को क्या विचार करना चाहिए, दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा के समय में मृत्यु होगी। समझ रहे हैं? इसी को मैं पॉइंट नोट किया हूं। पहले मारक ग्रह की जो लक्षण है उसको लिख लीजिए। पहले प्रथम सोपान में क्या कहे, सबसे अधिक जो मारकेश होता है वो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, वह किस दशा अंतरदशा के समय में व्यक्ति मृत्यु प्राप्त करता है ना, द्वितीय की दशा अंतरदशा। उसके बाद क्या है ना, सप्तमेश है दूसरे नंबर में। सप्तमेश के बाद यदि द्वितीय सप्तमेश के दशा अंतरदशा में मृत्यु नहीं हुआ, हम लोग क्या विचार करते हैं ना, द्वितीय स्थान भाव में स्थित त्रिषणायाधीश, क्योंकि यहाँ पापक ग्रह की चिंतन किया गया है। हम लोग जब लघु पाराशरी वचन को समझ रहे हैं, यहाँ पापक ग्रह कहने से पूर्व श्लोक में हम लोग पढ़े हैं, क्योंकि जो जन्म कुंडली फलादेश वाले कक्षा में जुड़े थे उन लोगों को पता होगा
केंद्राधीशाः सर्वे शुभ फलप्रदाः। जो केंद्र के अधिपति होते हैं वो पापग्रह होना क्यों, शुभ ग्रह होना क्यों? यदि केंद्र त्रिकोण के अधिपति होने से पापग्रहों को पापत्व का फल वो नहीं देते हैं केंद्र के अधिपति होने से, एवं शुभ ग्रह शुभ फल नहीं देते हैं केंद्र के अधिपति होने से। परंतु त्रिकोणाधिपति में, त्रिकोण मतलब 1 5 9 के अधिपति होने से, यदि 1 5 9 का अधिपति मंगल भी हो जाए, शनि भी हो जाए, सूर्य भी हो जाए, वो वहां क्या करते हैं, पाप फलप्रद नहीं होते हैं, वो उल्टा शुभ फलप्रद हो सकते हैं। मतलब त्रिकोण के अधिपति पापग्रह भी शुभ फलप्रद होते हैं एवं शुभ ग्रह भी शुभ फलप्रद होते हैं। ये विषय हम लोग पूर्व कक्षा में पढ़े हैं, लेकिन उसी सिद्धांत में हम लोग पढ़े हैं त्रिषणायाधीशाः हमेशा अशुभ, तृतीय षष्ठ एकादश भाव के अधिपति हमेशा अशुभ फल को प्रदान करते हैं। यहाँ हम लोग यदि पापग्रह की विचार करेंगे, एक नित्य पापग्रह जो स्वभाव से ही पापी है, और एक हर कुंडली में लग्न के हिसाब से पापग्रहों की चिंतन अलग है, जो कि आप लोग मेरे जो कक्षा है द्वादश लग्न विचार YouTube चैनल में जो बताया हूं, इसमें 12 मेष लग्न, वृष लग्न से लेके मीन लग्न तक 12 लग्नों का जो चर्चा किया हूं, उसमें एक एक करके सभी लग्न का बताया हूं। उस जिसको पता नहीं होगा उस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को उसका जानकारी भी हो जाएगा। मतलब कहने से अर्थ यह है, तृतीय षष्ठ एकादश भाव हम लोग जानते हैं, तृतीय पराक्रम स्थान है, षष्ठ स्थान शत्रु स्थान है व शत्रु विजयी का स्थान है, एवं एकादश भाव जो है वो आय लाभ स्थान है। सुनने से तो अच्छा लगता है ये तीनों के तीनों शुभ स्थान भी हो सकते हैं, लेकिन शास्त्र वचन के अनुसार ये तृतीय भाव, षष्ठ भाव एवं एकादश भाव के जो अधिपति होते हैं, स्वामी जो होते हैं, वो शुभ फलप्रद नहीं होते हैं, वो पाप फलप्रद होते हैं। ये पराशर का वचन है। इसीलिए यहाँ श्लोक में कह दिए क्या, पापिनाः तेन संयुताः तदीसीतु तत्र गताः, पापिनाः तेन संयुताः, पापग्रह उसके साथ जुड़े हो। यहाँ पापग्रह जुड़े हो, उसका अर्थ हम लोगों को क्या लगाना है, द्वितीय भाव में यदि तृतीय षष्ठ एकादश भाव का अधिपति स्थित हो, अथवा सप्तम भाव में यदि तृतीय षष्ठ एकादश भाव का अधिपति स्थित हो, अथवा द्वितीय से युक्त हो, जुड़ा हुआ हो, मतलब द्वितीय से द्वितीय भाव का अधिपति जहां बैठा है उसके साथ। उदाहरण से इसको समझेंगे, लेकिन पहले सिद्धांतों को समझ लेते हैं, इसीलिए ध्यान पूर्वक इस सबको नोट्स बना लीजिए। द्वितीय से युत हो कौन, ना तृतीय षष्ठ एकादश भाव का अधिपति, अथवा सप्तमेश से, यहां एक पॉइंट में छोड़ दिया हूं, सप्तमेश से युत हो तृतीय षष्ठ एकादश भाव का अधिपति, एक बिंदु छूट गया है मेरा। हाँ, द्वितीय से जुड़ा हो त्रिषणायाधिपति, अथवा सप्तमेश से जुड़ा हो त्रिषणायाधिपति। उसके बाद कहते हैं व्यवभाव का अधिपति, व्याधीश दशाशु अपि व्यस, व्यवभाव का अधिपति से भी उसके दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा के समय में भी मृत्यु होता है। उसके बाद क्या कहते हैं, व्ययेश, मतलब व्यवभाव के अधिपति से जो संबंध बना रहा हो, जो पापग्रह संबंध बना रहा हो उसके दशांतरदशा प्रत्यंतरदशा के में, अथवा जो शुभ ग्रह संबंध बना रहा हो उसके दशांतरदशा प्रत्यंतरदशा में। ठीक है, क्या कहते हैं, व्याधीश दशासु अपि अलाभे, फिर से कहते हैं अलाभे। अलाभे मतलब उसके समय में यदि मृत्यु नहीं हो रहा है, मतलब व्यवभाव के अधिपति के दशांतरदशा में यदि व्यक्ति का क्या हो रहा है, मृत्यु नहीं हो रहा है, वह मारकेश का प्रभाव उसको प्राप्त नहीं हो रहा है, तभी क्या करेंगे। अब फिर से कहते हैं, अलाभे पुनः तेषाम एतेषाम संबंधेन एतेषाम एतेषाम पूर्वे आलोचितानां विषयानां संबंधेन वेश तुहु, व्यवभाव के अधिपति से जो संबंध बना रहा हो,
इसीलिए मैं लिखा हूं, व्यभाव से संबंध से जो पाप ग्रह व शुभ ग्रह जो संबंध बना रहा हो, उसके दशांतर दशा में ही व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। समझ रहे हैं? सिद्धांतों को हम लोगों को नोट्स बना के दिमाग में बैठा देना है, उसके बाद प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे तो आ जाएगा। चलिए, थोड़ा सा आप लोगों को क्या चिंतन में, चिंतन शक्ति को वृद्धि करना है इसमें। चलिए, क्वचित शुभानां च दशा ही अष्टभेश दशासु च। फिर से कहते हैं क्वचित। क्वचित मतलब यदि उससे व्यभाव के अधिपति से संबंध रखने वाले ग्रह के दशा भी मृत्यु नहीं हुआ, तभी क्या करेंगे? समझ रहे हैं बात को? यदि व्यभाव के अधिपति से, मतलब मेष लग्न है, मेष लग्न में व्ययाधिपति कौन है? बृहस्पति है। बृहस्पति से संबंध बना रहा है सूर्य, मतलब दृष्टि अथवा युति, कोई भी संबंध बना रहा है, तो बृहस्पति की महादशा सूर्य के अंतरदशा में उस व्यक्ति का मृत्यु नहीं हुआ, उसका मध्यमायु का योग निकला है, उस मध्यमायु के दशा उस समय में ही नहीं आया, मतलब 22 वर्ष में उसका आ गया उस बृहस्पति महादशा में सूर्य प्रत्यंतर दशा। उसके बाद जाके उस समय में सामान्य कुछ शारीरिक कष्ट हुआ, उसके बाद वो ऐसे समय चला गया, तो हम लोग क्या कहेंगे? उसको मृत्यु तो नहीं हुआ। हम लोग तुरंत फलादेश में लिख दें क्या 22 वर्ष में इसका बृहस्पति महादशा सूर्य का अंतरदशा चल रहा है और वहां मेष लग्न है, मेष लग्न में भले ही सूर्य पंचमेश है, मेष लग्न में सूर्य पंचम भाव का अधिपति है, और बृहस्पति क्या है? एक तो नवम भाव का अधिपति है, दूसरा क्या है ना, व्यभाव का अधिपति है। व्ययाधिपति नवमाधिपति होने के कारण बृहस्पति के महादशा में सूर्य के अंतरदशा में मृत्यु होगा, ऐसा हम लोग फलादेश में लिख दिए, परंतु उस समय में मृत्यु नहीं हुआ तो हमारा समस्या होगी। तो हम लोग आयु साधन किए हैं, आयु साधन से हम लोगों को पता चला है ये मध्यमायु के समय में मृत्यु होगी, और 22 वर्ष के आयु में तो मृत्यु नहीं होना है, मध्यमायु उसका जो चलेगा वो 32 वर्ष के बाद चलेगा, ठीक है ना? 32 वर्ष के बाद अथवा 40 वर्ष के बाद 64 वर्ष तक हम लोगों को चलाना है। तो उस 64 वर्ष के अंदर किसका दशांतरदशा चल रहा है, उसको फिर से हम लोगों को एक अध्ययन करना पड़ेगा। मतलब उसके दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा को, विंशोत्तरी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा को हम लोगों को पॉइंट करना पड़ेगा। यहाँ अष्टोत्तरी को ग्राह्य नहीं है। उड़ुदाय प्रदीपाख्य लघु पाराशरी ग्रंथ की जो सिद्धांत है, जो पराशर वचन है, वो विंशोत्तरी दशाक्रम को ग्रहण करते हैं। यहाँ अष्टोत्तरी दशाक्रम को बताया नहीं जा रहा है। जबकि आप बृहत पाराशर होरा शास्त्र देखेंगे तो उसमें 40 प्रकार के नक्षत्र दशा का विचार है, और चर दशा राशि दशा भी विचार है। लेकिन यहाँ जो लघु पाराशरी का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत में वो क्या कह रहे हैं ना, विंशोत्तरी दशा वर्ष को हम लोगों को ग्रहण करना है। समझ रहे हैं? चलिए, नहीं तो आप लोगों के मन में प्रश्न आता होगा। उसके बाद क्या कहते हैं? क्वचित शुभानाम, कोई भी शुभ ग्रह की दशा में भी मृत्यु होता है। मैं एक मेरे साथ जुड़ा हुआ एक विषय में कह देता हूं। अभी मेरा जो है वो क्या है, अशौच चल रहा है, मृत का अशौच चल रहा है। मतलब मेरे कुटुंब में एक दादी का देहांत हो गया है। उम्र हो गया था 105 वर्ष, 105 या 105 से प्लस हो गया था उनका, मतलब दीर्घायु योग था। लेकिन उनका जो प्रपुत्र है, नाती है, वो 32 वर्ष के आयु में विवाह हुआ। जिस वर्ष उसका विवाह हुआ उसी वर्ष ही उसका क्या हो गया, देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। शारीरिक रोगाक्रांत, तुरंत विवाह के बाद शारीरिक रोगाक्रांत हुआ और मृत्यु हो गया। उसके बाद उस कष्ट में उसके पिताजी, मतलब जो दादी जी अभी गुजर गए हैं, उनका दशा सोमवार को, मंडे को है, मुझे जाना है, इसीलिए मैं
इसको काट केस कर्तन मेरा नहीं हुआ है। हमारे यहाँ उड़ीसा में 10वें दिन में मृतक के 10वें दिन में पूरा नदी किनारे में अथवा पुष्करिणी के किनारे जाके हम लोग शौच पूरा स्नान इत्यादि तर्पण इत्यादि करते हैं। तो क्या उनके पिताजी जो है, मतलब पुत्र का मृत्यु के ठीक 1 साल के अंदर उनके पिताजी उसी दुख कष्ट से, वो भी रोगाक्रांत होकर उस दुख कष्ट से मृत्यु उनका भी हो गया। और अभी इस साल इसी मार्गशीर्ष महीना में देखिए क्या एक संबंध है तीनों में। इसी दिसंबर के महीना में इनका भी क्या हो गया ना, मृत्यु हो गया। दिसंबर लगभग नवंबर के लास्ट वीक में इनका भी मृत्यु हो गया। मतलब पहले नाती 32 वर्ष के आयु में, समसंख्या के वर्ष में वो पुरुष जन्म है, तो 32 वर्ष आयु उनके लिए एक जो घातक का समय, जो मारक का समय था, उस समय में क्या हुआ ना, विवाह हुआ। विवाह नहीं होना चाहिए 22 वर्ष में, 32 वर्ष में, समसंख्या में 42 वर्ष में कोई शुभ कर्म हम लोगों को नहीं करना चाहिए, लेकिन किया गया जबरदस्ती हो। वह मुझे भी उस समय पूछा गया था, वो विषय प्रसंग को नहीं उठाना चाहिए, मन में आया इसीलिए बोल दे रहा हूं। तो उस समय में मैं उसका कुंडली भी देखा था। बृहस्पति केंद्राधिपति था परंतु मारकेश था। बृहस्पति मारकेश के दशा एवं मारकेश की अंतरदशा भी चल रही थी जिस समय में विवाह हुआ। विवाह बहुत धूमधाम से हुआ, विवाह लव मैरिज था। विवाह के बाद इसी 1 साल के अंदर ही उसका मृत्यु हो गया रोगाक्रांत होने के कारण। तो मारकेश के दशा अंतरदशा के समय में ठीक उसके अल्पायु के योग हो जाए एवं उसका आयु उसी 32 वर्ष में क्रॉस करे, और कुछ मुहूर्त में हम लोग, हमारा दिमाग उस तरफ जो परिवेश है, पिताजी वो लोग कुछ उस समय चिंतन नहीं कर पाते हैं। उसी घटना के साथ उनका भी दिमाग क्या होता है, वो चल जाता है। नहीं तो क्यों वो 32 वर्ष में उसका विवाह करते। तो भगवान की एक क्रम है, में वो भी बैठ जाते हैं उसी तरह। और इनका पिताजी का जो देहांत हुआ लगभग 68 में, वो भी समसंख्या में, क्योंकि पुरुष जातक के 52, 52, 62 अथवा 64 इस प्रकार की समसंख्या हमेशा घातक होता है। चलिए विषय में चलते हैं। क्या है ना, क्वचित शुभानाम च दशा, इसीलिए मैं कहा बृहस्पति की महादशा घातक नहीं होता है, हम लोगों को ये चिंतन नहीं करना चाहिए। मैं इसी कारण से वो विषय को, प्रसंगों को उठाया हूं। हमेशा बृहस्पति शुभ फलप्रद होगा, बृहस्पति केंद्र में बैठा हो, शुभ ग्रह है, परंतु उसको केंद्राधिपति दोष लग जाता है। हम लोग पराशर वचन में पढ़े हैं, केंद्राधिपति दोषस्तु बलवान गुरु शुक्र हो, पहले गुरु को ही जोर दिया गया है, जबकि वो देवताओं का गुरु है, बृहस्पति है। और सबसे जो प्राधान्य हम लोग जन्म कुंडली में देते हैं वो बृहस्पति को देते हैं, क्योंकि बृहस्पति 5 भावों का कारक है। द्वितीय, पंचम, नवम, दशम और एकादश 5 भावों का स्थिर कारक ग्रह जो है वो बृहस्पति है। लगभग हमारे संपूर्ण जीवन को चलाने वाला ग्रह जो है वो बृहस्पति है। ज्ञान, सुख, विद्या, बुद्धि, प्रवचन, वाणी को प्रवचक ग्रह भी बृहस्पति है, धन दाता भी बृहस्पति है। सभी प्रकार के सुख समृद्धि वृद्धि करवाने के लिए वो बृहस्पति है। बृहस्पति दीर्घायु भी बनाता है और वही बृहस्पति अल्पायु भी बनाता है। वही बृहस्पति हम लोगों को शारीरिक मारकेश का शारीरिक कष्ट भी देता है। मेद वृद्धि, जो अधिक से अधिक विद्वान होंगे व जो अधिक प्रवचन देते होंगे उनका शरीर क्या होता है, उनके शरीर मोटा होता है, मेद वृद्धि करवा देता है, सुगार बढ़ा देता है, शारीरिक कष्ट प्रदान कर लेता है बृहस्पति।
तो वह भी एक लक्षण है, हम लोगों को उस विषय में भी चिंतन करना चाहिए, क्योंकि शुभ ग्रह हमेशा शुभ फलप्रद होंगे ऐसा हम लोगों को चिंतन में नहीं बैठाना चाहिए। क्वचित शुभानाम च दशा ही अष्टभेश, अष्टभेश मतलब अष्टम भाव का अधिपति। जैसे मेष लग्न में अष्टमेश मंगल है, तो अष्टमेश मंगल, मेष लग्न में लग्नेश मंगल, अष्टमेश मंगल, मंगल को तो अष्टमेश की दोष नहीं लगता है। किस किस को अष्टमेश की दोष नहीं लगता है हम लोगों को पता है? कोई बोल सकता है? हाँ, सूर्य को, मंगल को, सूर्य को, चंद्रमा को, लग्नेश भी हो, लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा, इन तीनों को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। उसमें भी किसी में शुक्र ही लग्नेश हो जाता है। कौन से लग्न में शुक्र लग्नेश है, अष्टमेश है? तुला लग्न में। तो शुक्र वहां केंद्राधिपति दोष, एवं केंद्राधिपति दोष शुभ ग्रहों को अधिक लगता है, पाप ग्रहों को तो केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। तो वहां शुभ ग्रह केंद्राधिपति दोष, अष्टमेश दोष, इन दोनों दोष को शुक्र क्या खंडन करेगा? ये एक प्रश्नवाचक शब्द है, उसको हम लोगों को चिंतन करना चाहिए। क्योंकि हम लोग यदि लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है चिंतन करेंगे, तभी तुला लग्न में भी शुक्र को अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। ये चिंतनीय विषय है। इसमें भी चलिए, अष्टभेश दशासु मतलब अष्टमेश की दशा आ जाए, इसलिए मैं लिखा हूं क्या, अष्टमेश की दशा 10 नंबर में लिखा हूं। अष्टमेश की दशा जो है वो क्या कर देता है ना, मृत्यु देता है। उसके बाद क्या कहते हैं, केवलानाम च पापानाम दशासु निधनम कुचित। यदि इन सभी दशा अंतरसा यदि नहीं आया, द्वितीय सप्तमेश एवं द्वितीय भाव से संबंध रखने वाला ग्रह, व द्वितीय से संबंध रखने वाला ग्रह, व सप्तमेश से संबंध रखने वाला ग्रह, व व्यभाव का अधिपति, व व्यभाव में बैठा हुआ ग्रह, व व्यभाव के अधिपति से संबंध रखने वाला ग्रह, अथवा उसके बाद कहते हैं अष्टमेश, उसके नेक्स्ट में कहते हैं केवलानाम च पापानाम, केवल पाप ग्रह के दशा में भी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, शनि केवल बैठ जाए द्वितीय भाव में तभी वो मृत्यु दे देता है, मारकेश बन जाता है खुद ही। तो कोई भी पाप ग्रह का दशा अंतर सा, राहु का व शनि का व केतु का व सूर्य का दशा अंतर सा भी मृत्यु प्रदान करता है। केवलानम च पापानम दशासु निधनम क्वचित, क्वचित क्वचित स्थान में ये भी हो जाता है। कल्पनीयम बुधि नृणाम मारकाणाम अदर्शने, ये सब कल्पना मारक का अदर्शन होने से ही हम लोगों को करना चाहिए। यदि मार्केश का दर्शन हो जाए, मतलब द्वितीय सबसे प्रबल मार्केश जो है वो द्वितीय है, द्वितीय का यदि दर्शन हो जाए, द्वितीय यदि दशा में अंतरदशा में उसको कोई भी शारीरिक कष्ट व अकस्मात विपत्ति आने वाला हो, मतलब अल्पायु का योग है उसी समय में द्वितीय टकरा जाए, बा दीर्घायु का योग है, दीर्घायु के योग के समय में द्वितीय टकरा जाए, तभी वहां हम लोगों को मारकेश को इम्पोर्टेंट देना है। मारक का आदर्शन होने से और बाकियों को हम लोगों को देखना है। मारके ही सह संबंधात निहंता पापकृत शनि। उसके बाद कहते हैं मारकेश के साथ मारकई ही, ये जो मारकई ही बहुवचन का प्रयोग किया गया है, उसमें मारकई ही कहने से मारकेश ही नहीं कहा है। ये जो मारक ग्रह जितना हम लोग विचार कर चुके हैं, मारक ग्रह कहने से द्वितीय, द्वितीयाधिपति, तृतीय, तृतीयाधिपति, सप्तम, सप्तमाधिपति, अष्टम, अष्टमाधिपति, इन सबको लेंगे। इन सभीओं से किसी से यदि शनि संबंध बना रहा है, सह संबंधात निहंता पापकृत शनि, तभी वो पापकृत शनि ही निहंता होता है। निहंता मतलब मृत्यु देता है, वही अकेला शनि ही मारता है। अतिक्रम्य तरान सर्वान भवत्येव न संशयः। तो इतरान सर्वान अतिक्रम्य, ये बाकियों का अतिक्रम्य यदि हो जाए, मतलब
द्वितीय, सप्तमेश, अष्टमेश, व्यभाव का अधिपति, व्यभाव से संबंध सभी का यदि अतिक्रम हो जाए, केवल शनि का दशा अंतरदशा प्रत्यंतरशा चल रहा हो मध्यम आयु के समय में व दीर्घायु के समय में अथवा अल्पायु के समय में, तभी भी शनि क्या कर देता है, व्यक्ति को मार देता है। ये एक विचार है, प्रसंग है। कल की कक्षा में हम लोग 12 लग्नों की जो द्वितीय मार्केश एवं सप्तमेश अष्टमेश उसको नोट्स बना लेंगे, नोट्स बना के विचार करेंगे, आगे जाके आयु के योग को समझेंगे। यदि किसके मन में कोई प्रश्न हो व जिज्ञासा हो पूछे। आज की कक्षा को ही विराम दे रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, शादी 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 करना चाहिए, शादी तो वो तो शादी सबसे एक बर्बादी का योग है ना, उसमें समय में नहीं करेंगे तो कब करेंगे? वो तो सबसे क्या कुआं में गिरने का समय है ना, वो उसको करना चाहिए, नहीं तो कैसे विपत्ति में आप पड़ेंगे। मतलब मार्केश के दशा अंतरसा होगा, इसीलिए शादी सप्तमेश के समय में नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं आप लोगों को दिमाग लगाना है। सप्तमेश का जगह अलग है। सप्तम भाव को विवाह जनित विचार में सर्वोत्कृष्ट हम लोग जानते हैं। जैसे सप्तम भाव का कारक शुक्र व सप्तमेश अथवा बृहस्पति के दशा अंतरसा, उस समय तो विवाह होता है ना, तो उस समय में विवाह ही करना चाहिए, विवाह क्यों नहीं करें। विवाह संबंध अलग है, मारक का संबंध अलग है, और एक लक्षण भी प्राप्त होता है, उदाहरण कल बताएंगे। चलिए, और कोई प्रश्न है तो प्रश्न। हाँ हाँ, लेकिन क्या है कि जब आप पहले आयु का निर्धारण कर लिए, आयु का निर्धारण करने के बाद आपको पता चला अल्पायु का योग है व मध्यम आयु का योग है, जिस आयु का योग हो उसी समय में यदि शनि का दशांतर सा चल रहा हो, तभी आपको विचार करना चाहिए। समझ गए? हाँ। हम्म। मतलब अल्पायु के योग है, उसी समय में शनि पंचमेश होके बैठा कहाँ है? हाँ, मारक स्थान में बैठा है, तभी वो शनि के दशा अंतरसा प्रत्यंतरसा में ही मृत्यु होगा, यदि अल्पायु के योग है उस समय में। जैसे आप पूरा पूरा विचार करेंगे तो मेरा भी अभी शनि महादशा में बुध का अंतरसा चल रहा है, और धनु लग्न है। धनु लग्न में जो आप लोगों को पता होगा, धनु लग्न में सप्तमेश बुध होता है और द्वितीय शनि है। शनि महादशा में बुध अंतरसा, मतलब द्वितीय की महादशा मार्केश है, और बुध का अंतरसा मार्केश भी है। मतलब प्रबल प्रबल मार्केश का दशा अंतरसा वर्तमान समय में चल रहा है। लेकिन क्या अभी इस समय में मेरा मृत्यु होगा? समझ रहे हैं बात को? नहीं होगा वहां, नहीं होगा, क्योंकि अल्पायु के योग नहीं है। जब मेरा दीर्घायु का योग है, तभी दीर्घायु के योग के समय में यदि ये दशांतर सा टकरा जाता, तभी मेरा मृत्यु हो जाता। समझ रहे हैं बात को? हाँ, शारीरिक कष्ट से लेना है, शारीरिक। और एक उदाहरण कल की कक्षा में बताऊंगा, और एक मैंने प्रैक्टिकल डायरेक्ट उदाहरण बताऊंगा। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, आप लोग जन्म कुंडली प्रतिदिन डेली देखेंगे तो किसी ना किसी का आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा। क्या है, मार्केश की दशा अंतरदशा के समय में राजयोग प्राप्त हो जाता है, बड़ा सा अच्छा पद पदवी प्राप्त हो जाता है। जब आपको मार्केश के दशा अंतरसा में पद पदवी प्राप्त होता है, आप जान लीजिए कोई ना कोई घातक व अकस्मात दुर्घटना व अकस्मात विपत्ति आने वाला है। उसका विषय आगे चर्चा करेंगे। चलिए। हाँ हाँ हाँ।
नहीं 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 नहीं, बेभाव से अथवा द्वितीय से अथवा सप्तमेश से अथवा तृतीय से अथवा अष्टमेश से बेभाव के अधिपति से संबंध बना रहा हो शुभ ग्रह, तभी मारक के साथ संबंध बनाने से शुभ ग्रह मारकेश होगा। नहीं नहीं, स्वतंत्र शनि भी मारक मारकेश का प्रभाव देता है। स्वतंत्र शनि भी मार्केस के प्रभाव देता है। जब क्या हो जाता है, कभी किसी का मृत्यु नहीं हो रहा है, जैसे बहुत बुढ़ापा हो गया, रोगाक्रांत हो गए, तो रोगाक्रांत होके बेड में पड़ी हुई हैं, लगभग 4 साल बीत चुका है, वो लोग आके आपको कुंडली दिखाते हैं, भाई कब मरेगा, इतने बूढ़े हो गए हैं, इतने रोगाक्रांत है, 4 साल से हम लोग परेशान झेल रहे हैं, उनका 110 वर्ष आयु हो गया है, एक बार 105 वर्ष आयु हो गया है, 5 साल में पीड़ित पीड़ित हैं, तो उनका मृत्यु कब होगा, उस प्रकार के प्रश्न भी होते हैं। तो उस प्रश्न के लिए आप लोगों को क्या देखना है, शनि का महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा कब आने वाला है, क्योंकि विशेष करके शनि के कारण व्यक्ति दीर्घायु भी होता है। शनि जब अष्टम भाव में बैठ जाता है, व्यक्ति को दीर्घायु बनाता है। तो उसी शनि दशा अंतर, शनि का दशा आ जाए अथवा शनि का अंतरदशा आ जाए, तभी उस व्यक्ति का जाके मृत्यु होता है। आप लोगों को वहां ढूंढना पड़ेगा कब दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा आना चाहिए। उदाहरण देखेंगे तो उसमें और बारीकी से हम लोगों को पता चलेगा। ग्रह योग को भी देखना है। चलिए, किसी का प्रश्न था, आज का वीडियो कहाँ मिलेगा, ग्रुप में वो मैसेज किए हैं, इसीलिए मैं फिर से मेरे जो यूट्यूब चैनल है ज्योतिष शास्त्र एनएम दास, उसमें मुझे अपलोड करना पड़ा। आप लोग ये लिखा है ना लघु पाराशरी आयु विचार, यही कक्षा है, उसको अपलोड कर दिया हूं आज। लेकिन हर दिन का कक्षा में अपलोड नहीं करूंगा, ये बहुत समय लगता है मुझे और उतना समय मेरे पास नहीं है। मैं कॉलेज से थके थके आता हूँ, यहाँ फिर से पढ़ाने के बाद ये अपलोड करना बड़ा कठिन होता है। और इस चैनल में आप यूट्यूब चैनल मेरा है, इसमें कई सारे वीडियो है, एक प्ले लिस्ट है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। उसमें कोई मतलब जो दशा गोचर अष्टक वर्ग वाला है, कुछ वीडियो पड़ा हुआ है, 2 वीडियो मात्र है। और प्रश्न कुंडली विचार में 3 वीडियो है। फलादेश फलदीपिका प्रेडिक्शन के ऊपर 11। इसी प्रकार यूजीसी नेट का तो छोड़ दीजिए, द्वादश लग्न विचार जो कह रहा था, द्वादश लग्न विचार में माने 13 वीडियो पड़ा हुआ है। 12 लग्नों का एक एक करके, मेष से लेके मीन तक 12 लग्नों का इसमें वीडियो पड़ा हुआ है। प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख लेंगे। और वास्तु विचार हर शनिवार रविवार 11 बजे चलता है। वास्तु विचार में 10 वीडियो पड़ा हुआ है, हर शनिवार रविवार की कक्षा है, लाइव क्लास चलता रहता है। और ग्रह दोष खंडन का जो वीडियो है, लगभग 12 वीडियो इसमें रखा गया है। इसी प्रकार आप कुंडली फलादेश वाला प्रेडिक्शन, कुंडली निर्माण में भी 23 वीडियो है। कुंडली निर्माण का पूरा बारीकी से, जन्म कुंडली निर्माण जो इष्टकाल से लेके ग्रह स्पष्ट भयात भवोग साधन, पूरा इसमें है वीडियो। ये यूट्यूब चैनल में है ज्योतिष शास्त्र एनएम दास, आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, उस वीडियो को देख सकते हैं। और कुंडली प्रेडिक्शन में ये 14 वीडियो पड़ा हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिए। ये 14 वीडियो में ही वो लघु पाराशरी सिद्धांत वगैरह है। चलिए, धन्यवाद है आज की कक्षा में। प्रणाम। प्रणाम।